नमस्ते फ्रेंड्स। LIC एडीओ 2023 रिक्रूटमेंट का जो मेन एग्ज़ाम है वो 23 अप्रैल को होने वाला है। उस एग्ज़ाम के जो इंश्योरेंस सेक्शन है, इंश्योरेंस अवेयरनेस सेक्शन में 60 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें जो कैटेगरी सेक्शनल कट ऑफ होने वाला है वो 30 प्लस जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की उसका पार्ट 7 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Which among of the following is the regulator for the insurance industry in India? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इंडिया में इंश्योरेंस रेगुलेटरी इंडिया जो एक बॉडी है रेगुलेटिंग का, उसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में IRDA एक्ट के तहत, दैट इज IRDA एक्ट के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which among the following is the secondary burden of risk? इसमें से कौन सा एक सेकेंडरी बर्डन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Setting aside reserves as a provisions for meeting potential loss in the future is the right answer। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among of the following is a method of risk transfer? Option is insurance. Option 2 is the right answer। Which among of the following scenarios warrants insurance? इसमें से कौन सा सिनेरियो में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरत है? तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अल्टीमेटली इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दैट इज सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ ए कस्टमर्स। एक कस्टमर के टोटल लाइफ टाइम वैल्यू कितना है ये है, अगर एक कस्टमर के साथ गुड रिलेशनशिप आप बनाए रखें और उसमें से उस आदमी से उस कस्टमर के पास में जितने आप बेनिफिट्स और बिजनेस ले सकते हैं, उसको कहता है उस आदमी का लाइफ टाइम, कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू कहता है। देखिए, सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Identify the scenario where a depth on the need for insurance is not required, जिसमें इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज ऑप्शन। इसमें से ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या कहता है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें कोई डिबेट का ज़रूरत नहीं है? तो देखते हैं, मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, ये जो है इंडिया में ये मैंडेटरी है। अगर पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा एक इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, तो वो है मोटर इंश्योरेंस थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़। इसमें से कोई डिबेट करने का कोई गुंजाइश नहीं है इस इंश्योरेंस प्लान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। As per the Consumer Protection Act 1986, who cannot be classified as a consumer? इसमें से कौन सा एक्ट, इस एक्ट के तहत कौन कंज्यूमर नहीं है? तो यहाँ पर 7 के जो ऑप्शन नंबर 2 है, ए पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल्स पर्पस, एक व्यक्ति जिसने प्रोडक्ट को जो परचेस किया है रीसेल करने के लिए, तो वो इस तक के अंदर एक कस्टमर नहीं होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 एक फाइनेंशियल मार्केटिंग का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज नॉट गो वांट टू मेक ए हेल्दी रिलेशनशिप। इसमें से एक हेल्दी रिलेशनशिप बन रेडी करने के लिए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। नॉट गो ऑन टू मेक ए हेल्दी रिलेशनशिप, दे आर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डैश हैज jurisdiction to entering complaints where value of the goods and or service and the compensations claim is up to ₹20 lakhs। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 दैट इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम इज द राइट आंसर। जो 20 लाख तक कोई क्लेम अगर होता है उसमें आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में अप्लाई करते हैं। अगर 20 लाख से ज़्यादा और 20 लाख 1 करोड़ की बिलो होता है तो आपको स्टेट कमीशन के पास जाना पड़ता है कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। और अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो नेशनल कमीशन के पास आपको जाना पड़ता है 1 करोड़ अबव अगर होता है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। रमेश थ्रेट्स टू किल महेश इफ ही डज नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। रमेश महेश को थ्रेट कर रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को रमेश थ्रेटन्स द किल टू महेश, अगर महेश को धमकी दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करने के लिए। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट्स क्लासेस इज द राइट आंसर। क्या होता है कि हम जब इंश्योरेंस सोल्व करने जाते हैं तो देखता है कि लोग जो रिजेक्शन करते हैं कि मैं अदर जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हूँ। तो वो क्या सही रहेगा। तो हम क्या कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एक मील की तरह है जिसमें सिर्फ एक ही आइटम नहीं रहता है, उसमें हर एक आइटम रहता है। राइस रहता है, पराठा रहता है, सांभर रहता है, चटनी रहता है, स्वीट्स रहता है। इस तरफ से आपका इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इससे क्या होता है आपका जो एसेट्स, आपका जो टोटल फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी रिजल्ट और लेकर देता है। इसमें से कुछ सेक्शन को आपको इक्विटी में रखना चाहिए, कुछ को ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में रखना चाहिए, कुछ को एफडी में रखना है, कुछ को लिक्विड मनी में रखना चाहिए। इस तरफ से आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो इस यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग would you recommend in order to seek protections against unforeseen events। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंश्योरेंस द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी। तब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। इसमें से कौन सा टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दैट इज टैक्स एविएशन। टैक्स को वो जो टैक्स के साथ चीटिंग करना, ये टैक्स पे करने से चीटिंग करना, ये जो होता है टैक्स एविशन होता है, ये टैक्स का जो टैक्स प्लानिंग का एक हिस्सा नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट। लाइफ इंश्योरेंस इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16।
द प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस इज डैश देन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म एश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस से किसका प्रीमियम, जो होल लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम है वो हाई होता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक सर्टेन एज के लिए होता है, लाइक आप 28 से 70 तक आपका टर्म इंश्योरेंस जो जो आप सिलेक्ट किए मैक्सिमम एज तक आपको टर्म इंश्योरेंस कवर रहता है। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस जब आप पॉलिसी लिए उससे टिल 100 ईयर्स और जो डेथ जो पहले होगा उस तक आपका लाइफ इंश्योरेंस रहता है, तो दैट इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस, इसलिए इसका प्रीमियम हायर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among of the following is a non-traditional life insurance product? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 that is universal life insurance product is the right answer. Next question. Which of the below statement is correct? इसमें से कौन सा जो एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 that is variable life insurance is a temporary life insurance policy. ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90. Which is the objective behind mortgage redemption insurance? mortgage redemption insurance का इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स। होम लोन बोरोअर्स के जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होता है उसके करने के लिए मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो होम लोन बोरोअर्स क्या होता है? लाइक से एग्जाम्पल ए पर्सन ए जिसने आपका होम के लिए 30 लाख रुपीज़ एक्स कंपनी के पास से लिया है। अगर एक को लोन लेने के कुछ दिन बाद एक को कुछ हो जाए तो ये जो अमाउंट है उसका फैमिली को बेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर ए ने एक मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस प्लान लिए रखा है जब इस लोन को लेता है कंपनी एक्स से, तब क्या होता है, अगर एक को कुछ हो जाए तो उसका जो लॉस के जो उसका जो पैसा है, ये जो लोन का अमाउंट है वो इस मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस प्लान के तहत इस कंपनी एक्स को दिया जाएगा इस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसलिए क्या इससे क्या होगा, वो जो ए का जो फैमिली का जो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है होम लोन का अमाउंट का, वो नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स, जो होम लोन बोरोअर होता है उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जाता है इस मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस प्लान के तहत थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ डैश ए कंपनी express the bonus as a percentage of basic benefits and already attached bonus, तो इसमें से कौन सा आएगा? दैट इज कंपाउंड बोनस इज द राइट आंसर। तो बोनस के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, तो चलते बोनस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बोनस क्या होता है? बोनस आर एक्स्ट्रा पेमेंट दैट एन इंश्योरेंस कंपनी गिव्स इट्स पॉलिसी होल्डर्स over and above the assured income. This extra payment is the profit made by the insurance company. तो क्या होता है कि जैसा देखा जाए एक्चुअली इंश्योरेंस में दैट इज इंश्योरेंस ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में जो दो तरफ की इंश्योरेंस प्लान होता है, एक पार्टिसिपेटिंग और एक नॉट पार्टिसिपेटिंग, और एक वर्ड है दैट इज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड। पहले इस बारे में हम जान लेते हैं। देखिए ये एक LIC का एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, दैट इज जो पिछले साल रिलीज हुआ था, दैट इज LIC बचत प्लस। इसमें क्या कहता है कि ये प्लान जो है वो एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान। तो क्या आता है नॉन लिंक, दैट इज ये इंश्योरेंस को ये जो प्लान है ये शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। पार्टिसिपेटिंग क्या कहता है कि पार्टिसिपेटिंग की मतलब है कि ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना इसमें इस प्लान के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको जो LIC ने जो सेक्शन में इसको इन्वेस्ट करेंगे उसमें से LIC का जो प्रॉफिट होगा, जिस हिसाब से LIC को प्रॉफिट होगा उस हिसाब से बोनस के तहत इस इन पॉलिसी होल्डर को उसका बेनिफिट मिलेंगे। इसमें से क्या होगा कि LIC का जो अगर ज़्यादा ग्रोथ होगा तो उसका बोनस भी ज़्यादा मिलेंगे।
और अगर उसका LIC में उस इन्वेस्टमेंट के से LIC में थोड़ा लॉस होता है तो उसमें जो पॉलिसी होल्डर में उसमें भी उसका जो रिटर्न जो आना चाहिए वो उस तरफ से नहीं आता है। तो ये होता है पार्टिसिपेटिंग का मतलब कि जो LIC का बेनिफिट के साथ जुड़ा रहता है। और एक देखता है हम LIC का एक प्लान दैट इज बीमा ज्योति, जो क्या है, ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान। ये क्या है कि ये नॉन लिंक्ड है, दैट मीन्स ये कोई शेयर मार्केट्स के साथ जुड़ा नहीं है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग दैट इज LIC का ग्रोथ और डिक्रीज के साथ ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दैट मीन्स इसमें जो रिटर्न है वो टोटली गारंटेड रहता है। इसलिए यहाँ पर रहता है कि एक गारंटेड क्या रहता है, दिस इज ए गारंटेड प्रोडक्ट कहता है। तो ये जो बीमा ज्योति है एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है। आई थिंक आप नॉन पार्टिसिपेटिंग के मतलब समझ चुके हैं। तो चलते हैं बोनस की तरफ। तो बोनस क्या होता है, कंपनी अगर 100 रुपीज़ किसी फंड में इन्वेस्ट किया, उसमें से कंपनी को कुछ बेनिफिट हुआ, जो अगर 100 रुपीज़ बेनिफिट होता है LIC को, तो उसमें 95% क्या होता है, 95% इस अमाउंट को हर एक जो पॉलिसी होल्डर से LIC का जो एक एंडोमेंट का जो पार्टिसिपेटिंग प्लान से उसके तहत जिसने इन्वेस्टमेंट के लाइक LIC जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, इस तरफ से जो पार्टिसिपेटिंग प्लान है उसके थ्रू जिसने इन्वेस्ट किया, उसमें जो 95% जो बेनिफिट का 95 टोटल LIC का जो प्रॉफिट है 100 रुपीज़, उसका 95% होता है, दैट इज़ 95% उस पॉलिसी होल्डर्स को पास दिया जाता है एज ए बोनस। तो यही है बोनस कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड है दैट इज़, और जो अमाउंट मिलता है पॉलिसी होल्डर को उसको बोनस कहता है। तो बोनस 3-4 डिवाइड में तरह की होता है, जैसे सिंपल रिविजनरी बोनस, कंपाउंड रिविजनरी बोनस, टर्बुनल बोनस, इंटरिम बोनस एंड कैश बोनस। तो देखते हैं रिविजनरी बोनस क्या है। ए रिविजनरी बोनस इज डिक्लेयर्ड as a percentage which applies to the chosen sum assured. It can be simple or compound bonus. On of revisionary bonus are those that are paid out of the one-time profits that may not occurs again. तो क्या होता है कि ये परसेंट की तहत दिया जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट LIC का जो प्रोडक्ट है लाइक जीवन लाभ एक मोस्ट डिमांडेबल और सोल्ड पॉलिसी होता है जीवन लाभ, जिसका अगर 25 ईयर्स का जो PPT में देखा जाए तो उसका जो रिविजनरी बोनस रेट है वो 4.5% की आसपास होता है। तो ये क्या होता है कि अगर आप मान लो एक व्यक्ति एक जीवन लाभ प्लान लिया है और जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ है, और क्योंकि रिवोल्यूशनरी बोनस 4.5% है, तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर जो उसका सम एश्योर्ड 10 लाख रहेगा, उसके नेक्स्ट साल क्या होगा ये सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा 4.5%। तो क्या होगा 45 के इसका सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, तो तब क्या होगा 10,45,000 ये होगा उसका नेक्स्ट ईयर का सम एश्योर्ड। इस तरफ से बढ़ जा हर ईयर इसका कंपाउंडली बढ़ जाता है। तो ये जो अगर कंपाउंडली इस तरफ से बढ़ता है तो उसको कहता है कि कंपाउंड रिविजनरी बोनस। अगर सिंपल वे में बढ़ता है तो उसको कहता है सिंपल रिविजनरी बोनस। तो हर प्रेजेंटली जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर कंपाउंड में नहीं होता है, सिंपल में होता है। तो वो डिपेंड करता है कि इस तरफ से पॉलिसी है और किया जो पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उस हिसाब से कंपाउंड भी हो सकता है और सिंपल रिविजनरी बोनस के तहत भी हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनल बोनस के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑल द रिविजनरी बोनस देयर आर स्टिल प्रॉफिट accrued to the insurance company's funds. It may be paid out to the policy holders in the form of a terminal bonus. क्या होता है
आपका जो रिविशनरी बोनस और जो हर एक जो टाइप का बोनस रहता है, सिंपल रिविशनरी बोनस, कैश रिविशनरी बोनस, कंपाउंड रिविशन, सबको आपको पॉलिसी होल्डर को मिल चुके हैं। और एट द एंड जब पॉलिसी क्लोज होने वाला है, जब पीपीटी कंप्लीट हो गया है और मैच्योरिटी आ गया है, मैच्योरिटी की टाइम में, और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, दैट इज मैच्योरिटी की टाइम में एक टर्मिनल बोनस दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर एक जो इसके बाद भी कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है एक्रू करने के बाद भी, तो उस पैसे को भी पॉलिसी होल्डर के पास दिया जाता है। तो जिस मीडियम से दिया जाता है उसको कहता है टर्मिनल बोनस के तहत इसको दिया जाता है। इससे एक्चुअली अगर बीच में अगर पॉलिसी को आप सरेंडर करते हैं तो टर्मिनल बोनस किस किस पॉलिसी में नहीं दिया जाता है, और अगर सर्टेन एज टाइम के बाद दिया जाता है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम मिलता है पॉलिसी होल्डर को। तो टर्मिनल बोनस एक्चुअली इस बोनस को रखने के लिए कंपनी का यही मोटिव है कि आप पॉलिसी को कंटिन्यू रखें और पॉलिसी मैच्योरिटी तक आप प्रीमियम दे, इसलिए टर्मिनल बोनस रहता है। और एक करेंट एक बोनस जिसके बारे में बहुत प्राइवेट इंश्योरेंस LIC भी बहुत दो एक पॉलिसी भी ले आए, दैट इज़ कैश बोनस। अभी ऑनलाइन मीडियम में कैश बोनस जो बात है ये बहुत चल रहा है, इसलिए एक पॉलिसी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैश बोनस इंट्रोड्यूस हो गया। इसमें क्या होता है, क्या जो रिविशनरी बोनस होता है, जो एक्रू होता है पॉलिसी के साथ, वो पॉलिसी के साथ अब नई कैश बोनस के तहत क्या होता है, जो कैश बोनस है वो पॉलिसी होल्डर को डायरेक्ट इमीडिएटली दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो रिविशनरी बोनस में जो हर एक साल में उसका सम एश्योर्ड बढ़ता जाता है, यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि वो कैश बोनस के तहत इमीडिएटली वो कस्टमर को दिया जाता है। तो ये है कैश बोनस। तो आई थिंक बोनस के बारे में आप समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मीन्स? पॉलिसी लैप्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यू प्रीमियम पेमेंट फॉर ए पॉलिसी, इसको पॉलिसी लैप्स कहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच बेयर्स द इन्वेस्टमेंट रिस्क इन केस ऑफ यूलिप्स? यूलिप्स के जो रिस्क होता है उसका लिप्स किसने यूलिप का जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, जो शेयर मार्केट के तहत जुड़ा रहता है, इसका रिस्क कौन बेयर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज इंश्योर्ड, दैट इज कस्टमर, दैट मीन्स कस्टमर और पॉलिसी होल्डर को करता है, इसका जो रिस्क वो बेयर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द बिलो इज नॉट ए वैलिड एड्रेस प्रूफ? इसमें से कौन सा एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये पैन कार्ड इज ए वैलिड बर्थ प्रूफ, लेकिन इट्स नॉट ए वैलिड एड्रेस प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ड्यूरिंग डैश पीरियड, इफ द पॉलिसी होल्डर हैज बॉट a policy and does not want it, he or she can return it and get the refund. That is called free look period. इस फ्री लुक पीरियड के अंदर दैट इज कॉल्ड 15 डेज होता है। अगर चाहे तो पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को क्लोज कर सकता है। चलते 25 क्वेश्चन की तरफ। ए क्लॉज precluding death due to pregnancy for a lady who is expecting at the time of writing the contract will be included in which sections of the standard policy documents? That is 25 question number 4, specific policy provisions। इसमें इसके अंदर आता है क्या है कि कोई लेडी अगर जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था और उसके बाद प्रेग्नेंट की कॉज में उसका डेथ हो जाए, तो इस तरफ का जो सिचुएशन वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस इसके अंदर आता है। इस केस इस स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कोई मदद मिले तो प्लीज़
like the please like the video and do subscribe एंड आप प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर कोई बारे में आप कोई कुछ जानना चाहते हैं तो, और आपका दोस्त के साथ शेयर कीजिए क्योंकि इस इंश्योरेंस सेक्शन बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप इस सेक्शन को क्लियर करने में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप पाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।